हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्नी जी। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था की श्रृंखला का ये हमारा 14वां पार्ट है, 14th पार्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था की श्रृंखला का। इसके पहले हमने 13 पार्ट कंप्लीट किए हैं और इस पार्ट में हम चर्चा करेंगे भारत के बैंकों की। ये हमारा पार्ट बेस्ड होगा भारत के बैंकों पे, और इसके पिछले वीडियोस अगर आपने मिस किए हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के जो पिछले पार्ट्स हैं तो उनकी लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्राप्त करके आप वहां से देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको जरूर लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें जिससे अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं भारत के बैंक। सबसे पहले बात करते हैं भारत में बैंकों का उदय कैसे हुआ। तो भारत में बैंकों का उदय पर चर्चा करते हैं। तो भारत में बैंकों का जो उदय हुआ वो स्वतंत्रता के पहले से ही हो गया। जब भारत आजाद नहीं हुआ था, जिस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था, उस समय ही भारत में बैंकों का उदय हुआ। और सबसे पहले भारत में अंग्रेजों ने 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ कलकत्ता नाम से बैंक को खोला। तो 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से बैंक खोला गया। इसके बाद 1809 ईस्वी में बैंक ऑफ बंगाल के नाम से अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। जो बैंक ऑफ बंगाल के नाम से अधिकार पत्र प्राप्त हुआ वो 1809 ईस्वी में हुआ। और इसकी स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था, जो ये बैंकें अंग्रेजों के द्वारा खोली गई थी, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य जनता की सेवा करना तथा जरूरत होने पर ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक सहायता करना था। या फिर मुख्य रूप से ये मान सकते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक सहायता करना वो प्राइमरी था और जो जनता की सेवा थी वो सेकेंडरी उद्देश्य था। वर्ष 1823 में बैंक ऑफ बंगाल को नोट चलाने की अनुमति प्राप्त हुई और इसके बाद इस बैंक को 1839 ईस्वी में शाखा खोलने की अनुमति प्रदान की गई। तो जो बैंक ऑफ बंगाल था उसको नोट चलाने की मतलब नोट निर्गमन की जो अनुमति प्रदान हुई वो 1823 ईस्वी में प्राप्त हुई और इसके बाद 1839 ईस्वी में इसकी शाखाएं आगे बढ़ने की अनुमति मिल गई बैंक को। मतलब जो बैंक ऑफ बंगाल था वो अपनी शाखाएं आगे खोल सकता था। 1840 में बैंक ऑफ बम्बई तथा 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई। तो बैंक ऑफ बम्बई की स्थापना 1840 ईस्वी में हुई और बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 ईस्वी में हुई। वर्ष 1921 में जो तीनों बैंकें थी, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बम्बई और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों बैंकों का विलय हुआ और मिलकर एक नई बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनी। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब बनी और कैसे बनी? तो वर्ष 1921 में जब बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बम्बई और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों बैंकों का विलय हुआ और इनको मिलकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ। बाद में जो 1955 में राष्ट्रीयकरण हुआ और राष्ट्रीयकृत बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, इसका निर्माण इंपीरियल बैंक से ही हुआ। मतलब जो इंपीरियल बैंक था ये 1955 में राष्ट्रीयकरण के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक कहलाया। तो भारतीय स्टेट बैंक या SBI का निर्माण कब हुआ या राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1955 में हुआ। इसके पहले ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब बना? 1921 में। कैसे बना? तीनों बैंकों के विलय से। अब बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, भारत के प्रधान बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1935 ईस्वी में हुआ था। RBI की स्थापना कब हुई? 1935 में हुई, 1935 में हुई और यह भारत का प्रधान बैंक है। इस बैंक का कार्य, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, भारत में कार्यरत सभी बैंकों पर नजर रखना, बैंकों के सभी नियम और लेन देन के सभी कानून RBI द्वारा ही पारित किए जाते हैं। जो RBI के मुख्य कार्यों की अगर बात करते हैं तो इनमें भारत में जो भी जितने भी बैंक कार्यरत है उन सब पर निगरानी करना, उनके लिए नियम बनाना, कानून पेश करना और उचित कदम उठाना ही RBI का मुख्य कार्य है। इसके बाद भारत में बहुत सारे बैंक खुले। RBI के जो हुई स्थापना, इसके बाद इन बैंकों के बाद SBI और RBI के बाद भारत में बहुत सारे बैंक खुले और फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का
फैसला किया, जिनकी जमा राशि 50 करोड़ या इससे अधिक थी। तो पहला जो राष्ट्रीयकरण हुआ वो 19 जुलाई 1969 को हुआ और इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और उन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी जमा राशि 50 करोड़ या इससे अधिक थी। मतलब जो 19 जुलाई 1969 ईस्वी को तात्कालिक जितनी भी बैंकों का 50 करोड़ या इससे अधिक की पूंजी थी उन सबका राष्ट्रीयकरण किया गया और उसमें कुल 14 बैंकें शामिल थी। इसके बाद 1980 में 6 बैंक और जो नए थे उनका राष्ट्रीयकरण किया गया और इस प्रकार जो कुल राष्ट्रीयकरण बैंकों की संख्या हुई वो 20 हो गई है। अब ये कौन कौन सी बैंकें हैं सूची में देखते हैं। तो सबसे पहले भारतीय स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक, देना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और विजया बैंक। ये कुल जो 20 राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं उनकी सूचियां हैं। अब बात करते हैं भारत में बैंकिंग की। भारत में बैंकिंग बहुत ही सुविधाजनक और परेशानी मुक्त है। भारत की बैंकिंग बहुत ही आसान है। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या कोई संस्था आसानी से लेन देन की प्रक्रिया कर सकता है। जब भी किसी को आवश्यकता पड़ती है, जैसे कोई भी संस्था का एक बैंक अकाउंट होता है या कोई व्यक्ति इंडिविजुअल का जैसा कि सबका होता है, ये बहुत ही आसानी से भारत में बैंकिंग कर सकते हो। इनके अंदर कौन कौन सी आम सेवाएं दी जाती है उन पर चर्चा करते हैं। तो बैंक खाते, सबसे पहले बात करते हैं बैंक खातों की। बैंक खाते क्या होते हैं? ये बैंकिंग क्षेत्र की सबसे आम सेवा है। जो बैंक खाते हैं ये बैंकिंग क्षेत्र की सबसे आम सेवा है। कोई भी व्यक्ति बैंक खाता खोल सकता है और बचत खाता, चालू खाता या जमा खाता कुछ भी चालू कर सकता है। हालांकि बाकी जो कंडीशंस हैं अभी जो चेंज हुई है रेगुलेशंस के हिसाब से, उनमें थोड़ी सी बैंकिंग टफ हुई है, लेकिन जो आम आदमी है कोई भी जाकर के आम सेवाएं इसकी आसानी से ग्रहण कर सकता है। ऋण खाते क्या होते हैं? बचत खातों के बाद, जो जमा खातों के बाद बैंक खातों में ऋण खाते क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के ऋणों के लिए किसी भी बैंक का आप रुख कर सकते हैं। यहाँ पर आवास ऋण, कार ऋण, व्यक्तिगत ऋण, शेयर के विरुद्ध ऋण, शैक्षिक ऋण, कोई भी ऋण प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आजकल बहुत ही ज़्यादा बैंकों के कॉल्स भी आते हैं। होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, शेयर के अगेंस्ट लोन या फिर एजुकेशन लोन, कैसे भी आप बचत जो ऋण खाते होते हैं लोन अकाउंट से आप प्राप्त कर सकते हैं। धन हस्तांतरण, मनी ट्रांसफर, तो बैंकें जो है विश्व के कोने कोने में फैली हुई हैं। संपूर्ण विश्व जो है बैंकों से घिरा हुआ है और बैंकों में के माध्यम से ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैसे भेजना बहुत ही आसान है, जिसके लिए ड्राफ्ट, धनादेश, चेक या फिर ऑनलाइन ट्रांसफर कुछ भी जारी कर सकते हैं। क्रेडिट और डेबिट कार्ड, ये क्या होते हैं? सभी बैंक अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड की पेशकश करता है, जो कि उत्पादों और सेवाओं की खरीदारी के लिए पैसे या पैसे उधार लेने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जो क्रेडिट कार्ड होता है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, क्रेडिट करने के लिए होता है। क्रेडिट कार्ड मतलब इसमें कोई भी व्यक्ति उत्पादों और सेवाओं की खरीदारी के लिए पैसे उधार इस्तेमाल कर सकता है। लॉकर्स क्या होते हैं? अधिकतर बैंकों के पास लॉकर सुविधा उपलब्ध होती है, जिसमें ग्राहक अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज या कीमती गहने या फिर अपना कीमती सामान सुरक्षित रख सकते हैं। अब बात करते हैं भारत की वाणिज्यिक बैंकिंग की। तो केंद्रीय बैंक सबसे पहले नाम आता है वाणिज्यिक बैंकों में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है जो भारत सरकार के अधीन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के केंद्रीय मंडल के द्वारा शासित किया जाता है और इसे एक गवर्नर नियंत्रित करता है, जिसे केंद्र सरकार नियुक्त करती है। तो जो RBI है उसका नियंत्रण एक गवर्नर के द्वारा होता है। गवर्नर की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। यह देश के भीतर की सभी बैंकों को संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी करती है। जो RBI है
और देश के भीतर जितनी भी बैंकों का संचालन हो रहा है सबके लिए दिशा निर्देश का लागू करना इसका मुख्य कार्य है। बात करते हैं सार्वजनिक क्षेत्रों की बैंकों की, तो इसमें भारतीय स्टेट बैंक और उनके सहयोगी बैंकों को स्टेट बैंक समूह कहकर बुलाया जाता है। राष्ट्रीयकृत बैंकें जिनकी संख्या 20 है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो कि मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के रूप में प्रायोजित किए जाते हैं। बात करते हैं निजी क्षेत्र के बैंकों की, तो इसमें कई बैंकें आती हैं, जैसे पुरानी पीढ़ी की निजी क्षेत्र बैंकें, नई पीढ़ी की निजी बैंकें, भारत में सक्रिय विदेशी बैंकें, अनुसूचित सहकारी बैंकें, गैर अनुसूचित बैंकें जैसे कि एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, ये जितनी भी प्राइवेट बैंकें हैं ये सारी निजी क्षेत्र के बैंकों में आती हैं। उनमें वर्गीकरण के अनुसार हम इतने प्रकार से इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। आगे बात करते हैं सहकारी क्षेत्र। जो सहकारी क्षेत्र की बैंकें होती हैं ये मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अत्यधिक लाभप्रद होती हैं। सहकारी क्षेत्र की बैंकें ग्रामीण लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इस सहकारी बैंकिंग को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन सी श्रेणियां हैं, तो इसमें राज्य सहकारी बैंकें आती हैं, केंद्रीय सहकारी बैंकें और प्राथमिक कृषि एवं ऋण सोसाइटी प्रमुख रूप से शामिल होती हैं। तो ये जो सहकारी बैंकें राज्य, केंद्र और प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी, ये जो ग्रामीण क्षेत्र के किसान लोग हैं उनके लिए अत्यधिक लाभप्रद होती है। अब बात करते हैं भारतीय महिला बैंक की। तो भारतीय महिला बैंक की स्थापना 19 सितंबर 2013 को हुई है और यह इस प्रकार की बैंक का जो स्थापना हुई भारत में, इससे पहले पाकिस्तान व तंजानिया के बाद ये भारत तीसरा देश है जिसने इस प्रकार की बैंक की स्थापना की है। बैंक ऑफ डायरेक्टर्स की सूची में सभी महिलाएं शामिल हैं। ये इसकी मुख्य विशेषता है कि इसमें जो बैंक का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य हैं वो सारी महिलाएं हैं। और जिसमें मुख्य नाम उषा अनंत सुब्रमण्यम जो कि चेयरमैन है और S.A. स्वाति जो कि CEO है, मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी। CEO S.A. स्वाति और चेयरमैन उषा अनंत सुब्रमण्यम है। प्रारंभिक पूंजी इस बैंक की, भारतीय महिला बैंक की 1000 करोड़ है और इसका लक्ष्य 2017 के अंत तक पूरे भारतवर्ष में लगभग 500 शाखाएं स्थापित करना है। तो ये भारतीय महिला बैंक से रिलेटेड सवाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण बनते हैं और इसमें इतने पॉइंट से ही सवाल बनते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाली परीक्षाओं के लिए, खासकर भारतीय महिला बैंक। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने चर्चा की बैंकों के स्टार्टअप की और भारतीय अर्थव्यवस्था भाग 15 में हम चर्चा करेंगे बैंकिंग टर्मोलॉजी जैसे रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट और जितने भी बैंकिंग टर्मोलॉजी होती है उन सबकी हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और जो हमारा क्रैश कोर्स चालू होगा 15 अप्रैल से, वो सुबह 6 बजे से स्टार्ट होगा। पर डे आपको सुबह 6 बजे 15 अप्रैल एंड ऑनवर्ड जितनी भी डेट्स होगी 60 दिन तक लगातार आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको जरूर लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।